हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में 7 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हो गया ओरी से तो खैर बिगिंस होता है, बिगिंस फ्रॉम ओरी। एक एक को हम आइए डिस्कस करते हैं। ओरी हो गया, फिर एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, फिर एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए टू एंजाइम हेलिकेज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। जब न्यू स्ट्रैंड बनेगा तो प्राइमर के रूप में बनेगा, आरएनए प्राइमर आता है। न्यू स्ट्रैंड की जगह आप इसको आरएनए प्राइमर्स भी बोल सकते हैं, आरएनए प्राइमर आएगा यहाँ पे। प्राइमेज एक एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंस में ये बनेगा। फिर बेस पेयरिंग रूल आएगी, बेस पेयरिंग बनेंगे, चेन का इलोंगेशन होगा और लास्ट में प्रूफ रीडिंग होकर के स्टॉप हो जाएगा। तो ये कंडीशंस होती है। और ये देखो होता क्या है, मैंने बताया भी था अभी डिफ्रेंसिएशन में कि एवरी डीएनए हैव अ स्पेशल पॉइंट फ्रॉम वेयर इट बिगिंस देयर रेप्लिकेशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरी और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक बताया था मैंने कि जनरली जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें सिंगल रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए उसको यूनिरेप्लिकॉन बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन्स बोलते हैं। इसका पूरा नाम है ओरी का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक बार मैं लिख दूँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ये बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें सिंगल ओरी होता है, इसलिए उसको यूनिरेप्लिकॉन बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है वो मल्टी रेप्लिकॉन होता है। एक्चुअल में इस ओरी पे क्या होता है, पूछा भी जाता है कि आखिर ओरी में क्या खासियत होती है। ओरी जहाँ भी होगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे एटी रिच रीजन होता है, एटी रिच रीजन होता है। इसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स। अगर डीएनए है सपोज दैट ये, तो उस डीएनए में एक ऐसा साइट आएगा कि जहाँ पे हम इसको अगर स्ट्रेट करके बना दें तो एक साइट ऐसा आएगा जहाँ पे अगर ये एक डीएनए है 5 डैश है, यहाँ पे 3 डैश है और ये क्या है 5 डैश है, इस तरह से लिखेंगे इसको। दूसरा जो रीजन होगा वो इधर से 5 डैश टू 3 डैश होगा। तो इसमें यहाँ TA अब इस रीजन को हम बोलते हैं टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं। एक्चुअल में जहाँ पे भी 80 रिच रीजन होता है उसको बोलते हैं लो मेल्टिंग एरिया। इसको क्या बोलेंगे हम? लो मेल्टिंग एरिया, इन द सेंस दैट इट हैज़ ओनली डबल बॉन्ड। और जहाँ पे जीसी रिच रीजन होता है उसको बोलते हैं हाई मेल्टिंग एरिया, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है जी और सी के बीच में। तो जो 80 के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड होता है, जो लो मेल्टिंग एरिया जिसको कहेंगे, या सिर्फ डबल बॉन्ड होगा, वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ईजिली टूट जाएगा। ठीक है, तो जब टूट जाएगा तो उस रीजन से रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, जैसे ये डीएनए है सपोज दैट, और इसका रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे है 80 रिच रीजन है। तो जब भी अनवाइंड होगा तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से कट लगा के देखते हैं। जब कट लगा देंगे तो मान लो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, अब जब ये स्ट्रैंड हो जाएगा, सपोज दैट मान लो ये 5 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया, या ये यहाँ से 5 डैश और ये 3 डैश, 5 to 3 होता है। ये बॉन्ड लगे हुए हैं 80 GC 80 लगे हुए हैं। अब जब हेलिकेज आएगा तो वो आकर के क्या करता है, यहीं पे कट लगाएगा। कट लगाते हैं ये खुल जाता है, ऐसे बॉन्ड के टूटते हैं ये खुल जाएगा। और खुलेगा तो एक ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम बोलते हैं फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। अब रेप्लिकेशन तो जहाँ भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वहाँ ये याद रखिएगा कि 80 रिच रीजन होता है, लो मेल्टिंग एरिया होता है, जिसके कारण हेलिकेज आकर के इस बॉन्ड को तोड़ देता है। और जब तोड़ देगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ये जब अनवाइंड होगा यहाँ, तो देखो यहाँ का बीच वाला रीजन, किनारे किनारे का तो ऐसे ही रहेगा, बीच वाला रीजन इसके ऐसे हो जाएगा। अब इस यहाँ से शुरू हुआ, मैंने अगर कट लगा दिया तो कट लगाएंगे तो एक फॉर्क शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा, वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो जहाँ भी ओरी होगा, 3 चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ भी ओरी होगा वहाँ पे 80 रिच रीजन होगा, उसको टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। लो मेल्टिंग एरिया होता है, वहाँ पे आएगा हेलिकेज, और हेलिकेज आके कट लगाएगा तो वहीं पे एक फॉर्क बनेगा, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे?
फॉर्क बोलेंगे या रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो जहाँ भी ओरी होता है वहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। तो ये याद रखिएगा, ओरी से ही शुरू होगा, मतलब ओरी को छोड़ के बाकी कहीं से भी ओरिजिन रेप्लिकेशन की शुरुआत नहीं होती है। इसके बाद देखो क्या दूसरा बताया था मैंने, जब ओरी पे एक बार हेलिकेज आ जाएगा तो उसके पहले सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए से हमारी जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों मिल करके वॉन्डरिंग करते रहते हैं, बिखरे रहते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा तो उनके रीजन्स, उनका सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि शुगर आएगा, शुगर आके न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, फॉस्फेट जोड़ेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू हो जाएगा। वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनको जब एटीपी मिलता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए में क्या होता है 4 बेस पेयर होते हैं। सेकंड देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ, सेकंड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में देखो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे अंदर या हमारे सेल के अंदर कौन कौन होता है, तो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ठीक, ये जब भी रहेगा तो इसमें एक एक फॉस्फेट आके जुड़ेगा, तो उसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और जब डीऑक्सीराइबोज लग गया तो डी लगा देंगे, तो DAMP, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसी तरह से डीऑक्सी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, सब में डीऑक्सी लग जाएगा। डीऑक्सी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से होते हैं। जब इनको, इन चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स को क्या मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा। इन चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड जो होंगे ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, तो 2H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ। ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आगे बनाएंगे क्या, तो इनमें अब डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट था ना, इसमें 2 फॉस्फेट जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहलाएगा। चूंकि एक था तो मोनो, 2 होगा तो ट्राई, 3 होगा तो ट्राई, तो 2 फॉस्फेट आके एक साथ ऐड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अब ऊपर वाले को बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राईफॉस्फेट और डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट। ये सब के सब फॉस्फेट में चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये एक्टिव फॉर्म है। ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। और जब H3PO4 मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा इसके। ठीक है, यानी मोनोफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट में चेंज हो गए। ये सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं हमारे साइटो। अगर ये व्हाइट बोर्ड अगर सेल है तो ये इसमें वॉन्डरिंग कर रही हैं चारों के चारों। अब जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी, अगर A होगा पेरेंटल DNA में तो ये T आकर के जुड़ जाएगा, ये वाला आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर ऊपर में मान लो T है तो ये A वाला आके जुड़ जाएगा, अगर ऊपर में G है तो ये C वाला आके जुड़ जाएगा। तो ये वॉन्डरिंग करते रहते हैं। पेरेंटल स्ट्रैंड तो रहेगा यहाँ, अब यहाँ पेरेंटल स्ट्रैंड में जो बेस पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ते जाएंगे, स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता जाता है। तो इस तरह से डीएनए के अंदर, या ये कह लो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिव होना। तो एक बार जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से शुरू हो गया, ये सारे एक्टिव होने लगे। जब एक्टिव हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आके हेलिकेज एंजाइम काम करेगा या हेलिकेज एंजाइम एक्शन लेगा। तो जो थर्ड स्टेप है वो है एक्सपोजर ऑफ ओरी टू हेलिकेज, एक्सपोजर ऑफ ओरी टू हेलिकेज थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में होगा एक्सपोजर ऑफ ओरी
टू द एंजाइम हेलिकेज। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हेलिकेज। इसमें देखो क्या होगा, हेलिकेज जब आएगा तो ये जैसे अगर डीएनए हो गया हमारा जिसमें रेप्लिकेशन होने हैं, ये सपोज दैट 5' है, ये 3' है, दूसरा इधर से 5' और 3'। अब जब एक बार यहाँ पे हेलिकेज आएगा तो हेलिकेज का एक्शन होते ही ये कंडीशन है। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान रहे, जितना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उतना हेलिकेज आएगा। अगर हमारा ये डीएनए है सपोज दैट, अगर ये हमारा डीएनए है सपोज दैट इस तरह से, और इसमें हेलिकेज जब आएगा तो जहाँ जहाँ हेलिकेज आएगा वहाँ वहाँ अनवाइंड हो जाएगा ये। अगर मान लो यहाँ हेलिकेज आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कई आ गए, तो देखो इसकी ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि सारे के सारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड एक साथ, ऐसा नहीं होता कि पूरा डीएनए अनवाइंड हो जाए फिर नया बन जाए। मैंने अभी बताया था बाई डायरेक्शनल होता है, तो कुछ इधर से आगे बढ़ेगा और कुछ रिवर्स वाला आते जाएगा। तो ये इधर से पहुंच जाएगा, ये इधर से पहुंच जाएगा, दोनों फास्ट कर लेंगे रेप्लिकेशन डीएनए का। एक्चुअल में सारे बॉन्ड इसलिए नहीं टूटते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी हमारी सेल में होती नहीं है। इसलिए क्या करेगा, ये एक एक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक तोड़ेगा फिर दूसरा तोड़ेगा फिर तीसरा तोड़ेगा, एक एक बॉन्ड को तोड़ता जाएगा, खुलता जाएगा और नया बनता जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा डीएनए खुल के अलग अलग हो गया फिर नया बन रहा है, ये कभी नहीं होगा। कि अगर ये डीएनए है सपोज दैट ये डीएनए है तो पूरा का पूरा ये डीएनए क्या हो गया, अनवाइंड हो गया। या ये कह लो कि ये पूरा का पूरा डीएनए है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक स्ट्रैंड ये हो गया एक स्ट्रैंड ये हो गया। इसके दो खतरे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, ऐसा नहीं होगा कि अब यहाँ पे नया स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पे नया स्ट्रैंड बन गया। दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि इतनी एनर्जी नहीं है सेल में। अगर बाय द वे ये अनवाइंड हो गए तो हो सकता है इसमें अनवांटेड बेस पेयर आके जुड़ जाए और वो फिर डीएनए रेप्लिकेशन सही ना हो, मतलब राइट ना होगा, रॉन्ग हो जाएगा, या ये कह लो कि मतलब फॉल्स हो जाएगा, या म्यूटेशन का चांस बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी डेंजर ये है कि उसमें म्यूटेशन का चांस बढ़ जाएगा। तो जब भी एक्सपोजर होगा एंजाइम से तो एक एक दो दो बॉन्ड को तोड़ेगा। बॉन्ड को जब तोड़ेगा तब देखो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी। जब ये बॉन्ड तोड़ देगा हेलिकेज, तो अभी हमने बताया था कि एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर या फॉर्क बनता है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब देखो होगा क्या, मैं इसको इधर से बना देता हूँ। जब एक बार फॉर्क बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, तो वहीं पे आता है एक एंजाइम जिसका नाम है प्राइमेज, या दूसरा आएगा क्या, आरएनए प्राइमर। वैसे एक चीज़ ध्यान रहे, मैं शुरू में बताना चाहिए था, डीएनए रेप्लिकेशन को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, क्योंकि डीएनए के ऊपर ही डीएनए पॉलीमरेज आएगा। खैर उसको आगे बताएंगे। जो चेन को इलोंगेट करता है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज। तो डीएनए में जो होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। जब आरएनए बनेगा तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। अब होगा क्या देख लो इसका। जैसे ये मान लो सपोज दैट डीएनए है, ठीक है, ये इसके बेस पेयर्स लगे हुए हैं। जब इसमें ये यहाँ हो गया 5' 3', ये इधर 5' 3', जब इसमें हेलिकेज आएगा यहाँ पे आकर के ये एक्शन लेगा कौन, हेलिकेज। जब हेलिकेज आएगा तो इसको तोड़ देगा, तोड़ देगा तो देखो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये बेस पेयर टूट गए तो ये जो बेस पेयर है वो इस तरह से हवा में आ जाते हैं। अब इसको रोकने के लिए ये बेस पेयर को एक प्रोटीन आता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करेगा, SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन,
ये सब SSBP है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आकर के, ताकि ये बेस पेयर इधर उधर ना हो। बेस पेयर चूँकि ये जब तोड़ेगा, ये तोड़ते के साथ ही ये बेस पेयर क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। तो इसको स्टेबलाइज करने का काम SSBP करेगा, दोनों साइड आएगा SSBP, ये भी है SSBP, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, SSBP स्टेबलाइज कर देगा। इसके बाद होगा क्या कि इधर के जो बेस पेयर होते हैं वो इसमें अटैच रहते हैं। यहाँ पे जो बेस पेयर होंगे वो लगे होंगे, ये बेस पेयर लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था 3 ये था 5 ये इसमें इधर 5 इधर 3 ठीक है। अब क्या होता है, एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमेरेज। वो क्या करता है, आकर के यहाँ पे टेंशन क्रिएट करता है, यहाँ पे आकर के वो टेंशन क्रिएट करेगा, टोपोआइसोमेरेज। उस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमेरेज, यहाँ भी वही होगा, टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। अब होता क्या है कि डीएनए रिप्लिकेशन शुरू करने के लिए फोर्थ जो पॉइंट था, फर्स्ट था ओरी, सेकंड में था कि एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, थर्ड था एक्सपोजर ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज से एक्सपोजर हो गया पेरेंट स्ट्रैंड। इसके बाद आरएनए प्राइमर का निर्माण होगा, आरएनए प्राइमेज यहाँ आएगा और वो आरएनए प्राइमेज यहीं पे शुरू करेगा डीएनए का सिंथेसिस करना या न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करना, यहीं पे आएगा आरएनए प्राइमर। और वो आरएनए प्राइमर जब भी आता है तो ये आरएनए प्राइमर है और यहीं पे बेस पेयर बनाना शुरू कर देगा। पहले एक छोटा सा बेस पेयर बनाएगा, ध्यान रहे जब भी जोड़ेगा तो 5' to 3' डायरेक्शन में जोड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा तो 5' होगा। एक्चुअल में होता क्या है देख लो, 3' एंड का जो OH होता है ना उसको वो फ्री छोड़ता है। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड हो गए तो ये न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस यहाँ जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट, तो अटैच जो होगा वो फॉस्फेट से होगा और 3' OH को फ्री छोड़ेगा। अब जो दूसरा वाला होगा ना वो जाके इसके 3' एंड से जुड़ेगा, अगर इस तरह तो 3' पे जाके जुड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट जो फॉस्फेट जुड़ेगा वो इसके 3' एंड पे जाके जुड़ेगा, नीचे से आके यहाँ जुड़ेगा। तो ध्यान रहे जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है फिर ये फ्री छोड़ेगा, तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो 5' to 3' होगा, क्योंकि 5' वाला फॉस्फेट जाके अटैच होता है और 3' वाले को फ्री छोड़ देता है। और जब फ्री OH फ्री रहेगा वहीं से जाके नीचे जुड़ेगा, फिर अब इसका फ्री है फिर नीचे से जाके फॉस्फेट जुड़ेगा। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वो 5' to 3' में ही होता है, ये ध्यान रखें। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे एक और दूसरा एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे एक और एंजाइम आ जाएगा, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। एक चीज़ और, एक आरएनए प्राइमर अगर यहाँ आया तो दूसरा आरएनए प्राइमर यहाँ आएगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर जब भी आएगा तो 5' to 3' आएगा। यहाँ 5' एंड है, 5' पे नहीं आएगा, 3' एंड पे आएगा, क्योंकि 5 to 3 बनाने हैं तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ बेस पेयरिंग बनाएगा, यहाँ पे वो आरएनए प्राइमर आ जाएगा और ये बेस पेयरिंग बना देगा। फिर यहाँ पे भी आके जुड़ जाएगा क्या तो डीएनए पॉलीमरेज, ये भी डीएनए पॉलीमरेज है। अब इसमें दो चीज़ आ गया, एक आ गया क्या तो डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा क्या आया था यहाँ पे आरएनए प्राइमर। ये क्या है आरएनए प्राइमर।
अब क्या होगा, जब एक बार आरएनए प्राइमर आके शुरू करा देगा, उसके बाद खुद आरएनए प्राइमर हट जाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज अगर यहाँ ए है तो टी जोड़ेगा, अगर जी है तो सी जोड़ेगा। जो जो बेस पेयर होगा वो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड से साइटोप्लाज्म से वो न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे और उसके 3' एंड पे नीचे से फिट करता जाएगा, जोड़ता जाएगा। अब ये जोड़ेगा तो इधर आगे बढ़ेगा और ये जोड़ेगा तो इधर आगे बढ़ेगा। इसके आगे वाला चेन देखो क्या होगा, इसके आगे जब ये बढ़ेगा तब देखो क्या होगा। थोड़ी स्पेस कम है, मैं इसको मिटाता हूँ, अब समझ जाएंगे इतना। यहाँ था हेलिकेज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेलिकेज आया था यहाँ। ये था आरएनए प्राइमर और ये डीएनए पॉलीमरेज। अंडरस्टूड इट? दिस इज एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। रिमेंबर्ड इट? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। These protein stabilizes the base pairing nucleotides of DNA after unwinding। इसी को बोलेंगे फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको भी, रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेप्लिकेशन फॉर्क, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, रहने दीजिए। अंडरस्टूड इट? दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको रेप्लिकेशन फॉर्क, ये वाई शेप बना हुआ है, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। अब आगे का देखो क्या होगा। आगे में ये होगा कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो इस तरह से अनवाइंड होता जाएगा पीछे की ओर, ठीक है, और ये स्ट्रैंड आगे बढ़ता जाएगा। इसका कंडीशन ये होगा, ये कंडीशंस है। आरएनए प्राइमर जो यहाँ से हटेगा वही आरएनए प्राइमर फिर आगे आके देखो कैसे जुड़ता है। ये तो लीडिंग अब नया बनता जाएगा। मैं नए वाले को रेड से बना देता हूँ। ये आरएनए प्राइमर हट गया यहाँ से, ये नया बेस पेयर जुड़ गया है इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। अब जो एसएसबीपी पीछे था वो यहाँ आ जाएगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज रहेगा आगे, ये डायग्राम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट डोंट बी। अब देखो इसमें क्या होगा। एक्चुअल में ये यहाँ से बनना शुरू हुआ था, ठीक है, इसको भी मैं रेड से बना देता हूँ। ये यहाँ से बनना शुरू हुआ था और ये यहाँ तक बन के जाके आगे रुक गया था, ये हो गया था ऐसे, ठीक है। इसके भी बेस पेयर बन गए थे। अब इसमें क्या होगा कि जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो फिर इसके रिवर्स डायरेक्शन से बनेगा। जो नेक्स्ट वाला होगा वो इसके रिवर्स से बनेगा, यानी कि यहाँ से फिर एक आरएनए प्राइमर आएगा और फिर एक नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा यहाँ। इसको फिर स्टेबलाइज करने का काम एसएसबीपी करेगा।
सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन करेगा इसको। ये यहाँ से नया बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज रहेगा टिप पे इसके, एसएसबीपी है ये, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ये। यहाँ भी रहेगा एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। टोपो आइसोमेरेज टेंशन क्रिएट करने के लिए रहेगा ताकि इजीली बॉन्ड ब्रेक हो सके। यहाँ भी टोपो आइसोमेरेज रहेगा। अब देखो होता क्या है इसमें, ये होता है कि 5 to 3 ये तो कंटिन्यूअस चेन चलेगा, लेकिन यहाँ से ये यहाँ जा कर के रुक जाएगा, यहाँ तक रुक जाएगा। अब तब तक ये खुल के यहाँ तक आ गया तो होगा कि अब ये आगे तो बढ़ नहीं सकता तो रुक जाएगा यहाँ जा कर के। यहाँ से फिर पीछे से एक नया बनना शुरू हो जाएगा। तो जो कंटिन्यू बन रहा है, अब ये पीछे से जो आगे यहाँ बढ़ना शुरू करेगा, ये चेन जो आगे तक आएगा ये बैक साइड से आकर के जोड़ता जाएगा। ये चेन यहाँ पे आकर के जुड़ता जाएगा। ये बेस पेयर आके बन जाएंगे, इसमें आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चेन कंटिन्यू आ रहा है इसको बोलते हैं हम लीडिंग चेन, इसको बोलते हैं लीडिंग चेन, लीडिंग चेन। और जो पीछे से जुड़ रहा है इसको बोलते हैं लैगिंग चेन या लैगिंग स्ट्रैंड। बोलो, चेन से बेटर वर्ड है, इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड्स और इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। एक्चुअल में इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था ओकाजाकी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओकाजाकी स्ट्रैंड, ओकाजाकी स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से दो तरह का चेन बनेगा, एक बनेगा लीडिंग जो कंटिन्यूअस होगा, दूसरा बनेगा लैगिंग जो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब होता क्या है कि जो गैप होते हैं बीच में, इस गैप को फिल करने के लिए एक अनदर एंजाइम आता है जिसका नाम है लाइगेज, डीएनए लाइगेज। वो डीएनए लाइगेज आकर के उस गैप को फिल कर देगा। अब लास्ट में क्या होगा कि ये कंटिन्यू अब यहाँ तक आ जाएगा, फिर एक यहाँ से एक चेन बनेगा तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये पूरा का पूरा नया चेन बन जाएगा। यानी कि इसके बाद वाला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि ये कंटिन्यूड यहाँ तक आ जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। यानी लास्ट वाला मैं स्टेज बना देता हूँ यहाँ पे। लास्ट वाले में क्या होगा, ये कंटिन्यू एक स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, दो स्ट्रैंड बन करके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे एक स्ट्रैंड बन करके ये तैयार हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, पुराना वाला ओल्ड स्ट्रैंड है और इसी के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन के तैयार हुआ है, ये न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, दूसरा ये इधर से 5 to 3 बना है और पुराना वाला जो है वो 5 to 3 इधर से है। ये जब भी नया बनेगा तो 5 to 3 बनेगा पुराना वाला, और किस पे बनेगा तो 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पे बनेगा। मतलब जब भी बनेगा तो 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पे 5 to 3 बनेगा। तो ये 3 to 5 इधर से है तो इसमें 5 to 3 कंटिन्यू बनेगा, और इसमें 3 to 5 इधर से है तो इसमें बैक साइड से बनता जाएगा, डिसकंटिन्यूअस बनता जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एक नया और एक ओल्ड, न्यू और ओल्ड दोनों मिल करके ये एक न्यू मतलब डीएनए बना लिए। दूसरा वाले में देखो क्या होगा, दूसरा वाले में लैगिंग था, एक था, दूसरा था, फिर तीसरा था। ठीक है, इसमें इधर से 5 to 3 था। अब इसमें आता क्या है, बताया था मैंने कि एक एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए गाइरेज या डीएनए लाइगेज। वो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, उसको फुलफिल करने का काम करता है। अब ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रहे, अगर इन दोनों के बीच में बेस पेयर नहीं है तब तो फुलफिल करने का काम करेगा
डीएनए लाइगेज, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बेस पेयर है तो उसको डीएनए पॉलीमरेज भरने का काम करता है। तो ये रेड वाला न्यू स्ट्रैंड है और ओल्ड वाला जो है, ब्लैक वाला जो है वो ओल्ड स्ट्रैंड है। अब इसमें ये बन करके इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर भरना है तो यहाँ भरेगा, लाइगेज नहीं भरेगा, उसको भरेगा डीएनए पॉलीमरेज। अभी मैं उसको बताता हूँ। ये बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको फुलफिल कौन करेगा, तो डीएनए लाइगेज। मैं उसको यहाँ भर देता हूँ डीएनए लाइगेज, मैं यहीं पे भर देता हूँ इसको। ये क्या है, तो डीएनए लाइगेज, इसको यहाँ फुलफिल कर दो, ठीक है। ये डीएनए लाइगेज है, वहाँ भर जाएगा। बाकी डीएनए लाइगेज यहाँ भी भर जाएगा आकर के। ये डीएनए लाइगेज भर देगा। अब इसमें क्या होता है कि प्रूफ रीडिंग होती है कि सारे के सारे बेस पेयर सही जुड़े हैं कि नहीं। आएगा वो एक एक बेस पेयर को रीड करेगा, ATGCT HCG जो भी होगा वो सारा रीड करता जाएगा। जहाँ गलत बेस पेयर होगा रोकेगा, कट करेगा, उसको रिमूव करेगा और फिर से नया करेक्ट वहाँ पे भर देगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन क्लियर होता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक तो पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन फॉर्क का क्या होता है, द पॉइंट या द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेयर हेलिकेज एक्ट एंड कट द या ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर या हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर। Thus, as a result, a Y-shaped structure is formed called replication fork। जहाँ पे origin of replication होता है वहाँ पे RNA हेलिकेज एंजाइम आता है और वो कट लगाता है, जिसके कारण एक Y-shaped structure बन जाता है, उसको replication fork बोलते हैं। What is leading strand? Why it is called continuous strand? Leading strand is those strands that are formed on the strand having polarity 3 to 5 end. It is continuous because it always find open गैप। इसको क्या होता जाएगा, आगे ओपन मिलता जाएगा, प्लेस ओपन मिलता जाएगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, क्योंकि ये बैक साइड से जुड़ता है, आगे इसको ब्लंट एंड मिल जाता है, पैक्ड एंड मिल जाता है। अब यहाँ पे ये चला था यहाँ से, अभी यहाँ से जाकर के आगे बंद हो गया। अब फिर तब तक ये यहाँ तक खुल जाएगा, फिर यहाँ से एक बनेगा यहाँ तक, फिर तब तक यहाँ तक खुलेगा, फिर एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो इस तरह से पीछे से ये जुड़ता जाता है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये उस स्ट्रैंड पे बनता है जिसकी पोलरिटी 3 to 5 होती है। 3 to 5 होगा तो 5 to 3 इधर से बनेगा ये, ठीक है। आरएनए प्राइमर क्या होता है, तो आरएनए प्राइमर वो एंजाइम प्राइमेज एंजाइम होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करने का काम करता है, बिगिंस करने का काम करता है। एक बार शुरू हो जाए तो आरएनए प्राइमर हट जाता है। फिर एक बार जब ये शुरू हो जाएगा तो आरएनए प्राइमर हट जाएगा, हटने के बाद से फिर ये जब दोबारा शुरू होगा तो फिर दोबारा यहाँ पे आएगा। तो ये कंडीशंस होती है। जो अनवाइंड बेस पेयर होते हैं, खुले बेस पेयर होता है, उसको स्टेबलाइज करने का काम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन करती है, इसको स्टेबलाइज करने का काम करती है। टोपोआइसोमेरेज जिसमें टेंशन क्रिएट करेगा, जिसके कारण हेलिकेज का काम आसान हो जाएगा, इजीली हेलिकेज एक्ट करेगा, इजीली काम करेगा और ये आसानी से खुलता जाएगा। लीडिंग कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, लैगिंग पीछे से बैक साइड से जुड़ता जाता है। एक यहाँ तक आया अभी है, तब तक यहाँ तक खुलेगा तो फिर एक यहाँ से बनना शुरू होगा, यहाँ तक बन जाएगा। तो इस तरह बन के डीएनए लाइगेज जोड़ देता है दोनों के बीच की गैप को। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर इस गैप के बीच में बेस पेयर हैं, यहाँ पे कोई बेस पेयर से जोड़ना है तो उसको डीएनए पॉलीमरेज जोड़ने का काम करेगा, फिर लाइगेज नहीं जुड़ेगा। तो लाइगेज भी बेस गैप को फिल करने का काम करता है और डीएनए पॉलीमरेज भी गैप को फिल करने का काम करता है। अगर दोनों के बीच में बेस पेयर नहीं है तब तो डीएनए लाइगेज फिल करेगा, अगर दोनों के बीच में किसी बेस पेयर की ज़रूरत है तो डीएनए पॉलीमरेज इसको फिल करेगा। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था। ओके, दैट्स ऑल।